नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम फिनंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी देर से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं फिनंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का, एंड इसके अलावा वो पार्टनरशिप चैप्टर का वेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं फिनंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ और विद इन 2 और 3 डेज पार्टनरशिप की वीडियोस अपलोड साइमल्टेनियसली वो भी अपलोड मैं कर दूंगा। तो फिनंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एक तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल पर जो ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल है, इसमें जो 12th नंबर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, 11th JKSSB, उसमें जो 12th नंबर पर एक वीडियो है मेरी कैश बेसिस, उसमें थंब नेल पर लिखा होगा कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस और कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो प्रीपेड है। तो ये जो वीडियो है इसे आप पक्का देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने एक्सपेंसेस से, जो स्पेशल एक्सपेंसेस से रिलेटेड समझाया हुआ है, वो आइटम्स फिनंशियल स्टेटमेंट्स में रिपीट होंगी और वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जब आपसे डिस्कस किया था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैंने कोड आपको बताया था IMRCSAC। तो उसमें जो C, एक जो क्लासिफाइंग मैंने समझाया था, क्लासिफाइंग में हम 3 स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। तो वो जो प्रोसेस का जो अगला पड़ाव वो फिनंशियल स्टेटमेंट्स में यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जो भी काम करते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जितना भी काम किया, जितना भी वर्क किया, बिजनेस किया, तो एट द एंड हमने क्या खोया, क्या पाया, हमें कुछ फायदा भी हुआ है या हम कोल्हू की बैल की तरह बस घूमते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं। आप लोगों को जैसे मैंने काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में बताया था, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में बताया था कि बिजनेस जब भी हम करते हैं वो गोइंग कंसर्न मीन्स बिजनेस चलता जाएगा, बट बिजनेस की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए हम जो बिजनेस की लाइफ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं, उन छोटे छोटे हिस्सों को हम अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहते हैं। वो यूजुअली 1 ईयर का फिनेंशियल ईयर हमारा होता है, और उस फिनेंशियल ईयर में एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिन्हें हम कलेक्टिवली बोलेंगे, to assess the financial position, to assess the financial performance of the business, कि बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस की फिनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, प्रोग्रेस क्या है, हमने कितना पैसा कमाया, और हम अपनी परफॉर्मेंस को, अपने प्रॉफिट को पिछले ईयर्स के साथ कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कि हम किस दिशा में, किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं, क्या ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही, अगर लॉस हो रहा है क्या कारण है, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हम दूर करेंगे ताकि बिजनेस प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि हर एक बिजनेस का एक ही मकसद है, एक ही मोटिव है, पैसा अर्न करना, वेल्थ को बनाना। ठीक है बच्चों, तो इस माध्यम से थोड़ा सा जल्दी मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा। मैं जो वीडियो लेक्चर्स फिनंशियल स्टेटमेंट्स के इसी वे से आएंगे, पार्टनरशिप के जैसे बोर्ड पर आते थे वैसे ही मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो बेटा फिनंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, तो सभी के पास स्टडी मटेरियल होगा। ये मैंने स्टडी मटेरियल जिन जिन बच्चों को मिला होगा तो वहीं से मैं आगे समझा रहा हूँ। तो फिनंशियल स्टेटमेंट्स बेटा क्या जाती है, इसे हम रेफर करते हैं, वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो रिपोर्ट करती है प्रॉफिटेबिलिटी। क्या रिपोर्ट करती है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या चीज आ जाती है, ये फिनेंशियल में प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट करती है और फिनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की होगी एट द एंड ऑफ द
अकाउंटिंग पीरियड। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो दो स्टेटमेंट्स इसमें इंक्लूड होती हैं। एक इनकम स्टेटमेंट होती है बेटा, जिसको हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कहते हैं, P&L या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोल सकते हैं, जो शो करता है रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, जहां से हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में पता चलता है। ठीक है। और दूसरा आ जाता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन की होती है वो क्या बताती है हमें? वो हमें बताती है कि एक स्पेसिफिक डेट पर, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस है, वो किस परिस्थिति में है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन। तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बताता है जो रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस कि कितना पैसा कमाया या प्रॉफिट है या लॉस है, और फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। तो इसमें बेटा जब भी आप करेंगे, डेफिनेशंस कई बार पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में कि एक डेफिनेशन किसने दी है, तो आपने डेफिनेशन को बिल्कुल थोड़ा सा देख लेना है ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि कौन सा ऑथर है इसमें। तो डेफिनेशन क्या दी गई है जॉन एंड मेयर के द्वारा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ए समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। ये क्या प्रोवाइड करती है? समरी प्रोवाइड करती है अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन ए पर्टिकुलर ऑन ए सर्टेन डेट। तो इसे आप सिर्फ एक बार देख लेंगे, गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई आपको याद करने की, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मैंने ऊपर डिस्कस की, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इनको कलेक्टिवली हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, कलेक्टिवली फाइनेंशियल अकाउंट्स कहते हैं। मॉडर्न टाइम्स में इन दो स्टेटमेंट्स के अलावा हम दो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, दो और स्टेटमेंट्स बनाते हैं। एक होती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को जो ऊपर अभी हमने डिस्कस की है, इनको असिस्ट करने के लिए हम दो और स्टेटमेंट्स बनाते हैं विच आर जनरली इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक आती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स और एक आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है? पहला जाता है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस क्या है। अब यहां पर आप देखेंगे एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसा क्यों नहीं लिखा कि टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू? अ ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों बोला? ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी होंगी, कई बच्चों ने बड़ी पढ़ी होंगी, कहीं हो सकता है कि मेरे लेक्चर्स नहीं आए तो मजबूरी में हो सकता है कि कई बच्चों को मूव ऑन कहीं और भी करना पड़ा होगा। तो आप लोग बताइए, चलो मन ही मन सोच लीजिए कि ये क्यों लिखा जाता है, अ ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों लिखा जाता है, टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू क्यों नहीं लिखा जाता? वो इसलिए अ ट्रू एंड फेयर व्यू क्योंकि जब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस, चॉइसेस होती हैं डिफरेंट मेथड्स को यूज करने की। कंसिस्टेंसी अप्रोच, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बताया था मैंने आपको। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जब मैं अकाउंटिंग कंसेप्ट बता रहा था, समझा रहा था, तो बहुत से बच्चों का जो मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये तो सिलेबस में लिखे नहीं है। और मैंने कहा था कि बेटा जब तक आपको एक कंसेप्ट प्रिंसिपल नहीं समझ होंगे तब तक आपकी गाड़ी आगे नहीं चलेगी। तो जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे पास डिफरेंट जो मेथड्स हैं, जैसे स्टॉक वैल्यूएशन के हमारे पास फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज है। इसी वजह से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए वी आर हैविंग बेसिकली तो दो ही यूज होते हैं, ऐसे तो वी आर हैविंग न्यूमरस मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इनकम टैक्स वालों ने सिर्फ दो ही जो मेथड्स को जो उन्होंने मान्यता प्रदान की है, एक आता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सो वी कैन कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन बाय एनी ऑफ द टू मेथड्स। वी कैन value closing stock by any of the method, either by FIFO method, first in first out, LIFO method, last in first out, weighted average method।
तो हम किसी भी मेथड को यूज कर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। और अगर हमने मेथड्स अलग चूज किया, ऑप्ट किया, तो हमारा जो रिजल्ट होगा, आंसर होगा, वो भी डिफर करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो मेथड चूज किया उसका जो आंसर है वो गलत है। तो अगर ए ने एक प्रोसीजर, एक मेथड को यूज किया, बी ने दूसरे को, सी ने तीसरे को, तो तीनों की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू एंड फेयर है, वो राइट है। तो यहां पर आया टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू मीन्स वी कैन यूज एनी मेथड। और कंसिस्टेंसी अप्रोच क्या कहती है कि हमने जिस मेथड को अडॉप्ट किया है हमें कंसिस्टेंटली उसी मेथड को अब फॉलो करना होगा। ईयरली बेसिस पर उसे हमें चेंज नहीं करना होगा अनलेस इट इज रिक्वायर्ड एज पर द लॉ। तो अ ट्रू फेयर व्यू मीन्स मैंने एक मेथड से किया, मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, रिजल्ट है, दैट इज राइट। किसी और ने, बी ने कोई और मेथड यूज किया, ऑप्ट किया, उसकी भी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी सही है, वो गलत नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड अ ट्रू एंड फेयर व्यू। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर तारीख को, डेट को, बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। तो प्रॉफिट लॉस हमें जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस से पता चलता है। और एक पर्टिकुलर डेट को बिजनेस की क्या पोजीशन, उसके एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, दैट वी कैन असेस फ्रॉम द बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों? ओके, नेक्स्ट वन इज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन से होते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो यूज की जाती है मैनेजमेंट के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के द्वारा, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स के द्वारा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहले बेटा आ गया मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट को क्यों यूज, वो क्या यूज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प करती है मैनेजमेंट को, जो उनकी परफॉर्मेंस है, जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है बिजनेस की, उसको असेस करने में वो मदद करती है। जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती है, बाय जितनी भी वेरियस एक्टिविटीज जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा अंडरटुक की जाती हैं, तो उनका रिजल्ट क्या है, बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और इसी के बेसिस पर जो मैनेजमेंट है वो रिव्यू करती है प्रोग्रेस बिजनेस की, और वो डिसीजंस मैनेजमेंट के द्वारा जो लिए जाते हैं उन एक्टिविटीज से रिलेटेड जो नॉन प्रॉफिटेबल है, कि वेदर हम अपनी एक्टिविटीज को चेंज करें, जो नॉन प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटीज हैं अगर वो फायदे में नहीं है, उन एक्टिविटीज को हम कर्टेल करें, अपनी जो पॉलिसीज हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, उनको हम जो चेंज करें, इम्प्रूव करें। तो वो कहाँ से पता चलता है? वो फाइनेंशियल पोजीशन से मालूम चलता है, और मैनेजमेंट उन फाइनेंशियल पोजीशन से अपनी फर्दर फ्यूचर पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज फ्रेम करते हैं, खर्चों को रिड्यूस करते हैं, इनकम को इंक्रीज के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे यूज करते हैं? तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो असेस करते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल साउंडनेस और अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की। तो ये साउंडनेस का मतलब क्या आया? साउंडनेस का मतलब क्या जाएगा कि क्या बिजनेस के पास सफिशिएंट फंड्स हैं, कि अगर हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा सुरक्षित है या नहीं है, क्या बिजनेस अपनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में कैपेबल है या नहीं है। तो अर्निंग कैपेसिटी जो बिजनेस की होगी विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है? तो अगर मैं कोई थोड़ी बहुत पेमेंट नहीं कर सकता, अगर मैं कुछ पेमेंट नहीं कर सकता, मेरे जो क्रेडिटर्स हैं या मेरी कुछ लायबिलिटीज हैं, अगर मैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मीट नहीं कर सकता, उनको पे ऑफ नहीं कर सकता, इट मीन्स मेरा जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा। दे कैन ऑल्सो स्टडी द ट्रेंड ऑफ सेल्स, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट्स, shortcomings and the prospects of future growth of the enterprise।
वो और क्या स्टडी कर सकते हैं? ट्रेंड ऑफ सेल्स, सेल्स का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड प्रॉफिट्स का क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, प्रॉस्पेक्ट्स फ्यूचर ग्रोथ के क्या हैं एंटरप्राइज के। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ट्रेंड जो प्रॉफिट्स के हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं, सेल्स डिक्रीज हो रही है, तो इन्वेस्टर्स बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें एक डर रहेगा हमारा पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे वो सुरक्षित नहीं है, वो हो सकता है कि कोई विजय माल्या की तरह पैसा लेकर भाग जाए। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स मीन्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ही जो असेस किया जा सकता है, दे असेस कि जो एंटरप्राइज है दे आर एबल टू पे ऑफ देयर डेट्स विच फॉल ड्यू। तो उनकी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर पे ऑफ करनी होंगी, तो क्या जो बिजनेस है वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे कर सकता है? तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को पे करने के लिए उन्हें देखना पड़ता है कि वेदर दे आर हैविंग सफिशिएंट करंट एसेट्स। तो यूजुअली जैसे कुछ रेशियोज हम पढ़ते हैं, करंट रेशो की जो स्टैंडर्ड नॉर्म है वो 2:1 है। दैट मीन्स बिजनेस में हमेशा जो करंट एसेट्स हैं दे शुड बी डबल द करंट लाइबिलिटीज। अगर बिजनेस की लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज अगर 1 लाख है तो बिजनेस के पास करंट एसेट्स 2 लाख के होने चाहिए। तो अगर बिजनेस के पास करंट एसेट्स क्या होते हैं, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, जैसे हम 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकें, शॉर्ट पीरियड में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर बिजनेस के पास करंट एसेट्स हैं, और वो उन करंट एसेट्स जो हैं वो डबल हैं, डबल का मतलब क्या आ गया, दे आर एबल टू पे ऑफ देयर लाइफ, वो इन्हें उस पोजीशन में है कि वो अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकें। ठीक है जी। तो इसमें क्या आ जाएगा कि दे मे फॉल ड्यू एंड मे डिसाइड टू एक्सटेंड, मेंटेन और रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट अलाउड टू द एंटरप्राइज। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स मीन्स जिनको हमने पेमेंट 1 साल के बाद करनी होगी, मोर देन 1 ईयर। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे में डिटरमाइन, वो क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, वेदर द एंटरप्राइज विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली, क्या वो अपने इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली पे कर सकता है। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स मीन्स जिन्होंने ज्यादा पीरियड के लिए, मोर देन 1 ईयर के लिए उधार दिया है। तो एंटरप्राइज ये देखना चाहता है कि क्या बिजनेस जो है उस काबिल है, दे विल बी एबल टू पे द इंटरेस्ट कंसिस्टेंटली, क्या वो इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली पे करने में कैपेबल है, क्या वेदर कंपनी विल बी एबल टू पे द डेट्स व्हेन ड्यू। तो एक तो आ गया कि जो उधार लिया, उधार पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पे करेंगे, और दूसरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो उधार की अमाउंट है, क्या वो भी अमाउंट पे कर पाएंगे। तो ऑन दिस बेसिस दे मे ऑल्सो डिसाइड टू एक्सटेंड, मेंटेन और रिस्ट्रिक्ट लोन्स एक्सटेंडेड टू द एंटरप्राइज। अगर बिजनेस में काबिलियत है, वो उन पैसों को पे ऑफ कर सकती है, तो जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं वो बिजनेस को और उधार भी दे सकते हैं, वो बिजनेस का क्रेडिट पीरियड को बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज। अब इसमें जो ऊपर बता रहा था कि जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, तो जब उनके पेइंग कैपेसिटी नहीं थी, वो अगर अपना उधार ही पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बाद में जब स्क्रूटनी हुई, जब केस गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो कंपनीज, ये जो पर्सन है, ये अपने पुरानी पेमेंट ही नहीं पे कर पा रहे थे, तो आपने इनका जो उधार था, लोन था, वो और क्यों एक्सटेंड किया। वो मिली भगत के कारण जो बैंक के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने उनको लोन देते गए। तो अब वो सभी, उन सब के अगेंस्ट जो एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या आ जाएगा कि अगर वो पहली पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें और लोन कैसे दे पा रहे हैं, वो अगर इंटरेस्ट ही नहीं दे रहे थे, आप उनको कैसे और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो क्या जज कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब एम्प्लॉयज को एक्सपेक्टेशंस होंगी कि हमें बोनस भी ज्यादा मिलेगा, उनकी वेजेस भी इंक्रीज होंगी, तो फ्रॉम द पॉसिबल फ्यूचर प्रॉफिट्स।
तो जिस कंपनी की ग्रोथ ज्यादा है, जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, तो उस कंपनी में एम्प्लॉयज कोशिश करते हैं जॉब के लिए। जैसे अगर हम आईटी इंडस्ट्री में जाएंगे, बोलेंगे, तो वहां पर कंपनीज की पहली चॉइस क्या आ जाएगी? इन्फोसिस, कि उनका प्रॉफिट बहुत है, वहां का पे स्केल क्यों ज्यादा है? बिकॉज कंपनीज अर्निंग मोर प्रॉफिट, उनको सैलरीज भी ज्यादा मिलेगी, उन्हें बोनस भी ज्यादा मिलेगा, तो एम्प्लॉयज के लिए ये यूज हो जाता है। गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों यूज करती है? टू स्टडी द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, कि इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, और अगर किसी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है तो उन्हें वो कंसेशंस जो दी गई थी वो रिवोक कर सकते हैं, वो कम कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट मार्जिन कम है तो उन्हें कुछ जो सब्सिडीज, कुछ बेनिफिट्स जो होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्साइज ड्यूटी में इंक्रीज एंड डिक्रीज की जा सकती है। अभी आप देखेंगे लॉकडाउन में गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक है जी, लिकर इंडस्ट्री में जो आ गया, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी डबल कर दी, तो ज्यादा एक्साइज ड्यूटी कर दी। सबसे पहले आप देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या चीज ओपन की? स्कूल्स अभी रिसेंटली प्रॉपरली ओपन नहीं है, कोचिंग सेंटर स्टिल क्लोज, वो अभी भी बंद हैं। बट गवर्नमेंट ने सबसे पहले किसको ओपन किया? सबसे पहले उन्हें शराब की दुकानें ओपन की, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू वहां से आता था। दे हैव नथिंग टू डू विद द, उन्हें पब्लिक के साथ कोई नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है, तो मेन उनका मोटिव था पैसा, रेवेन्यू। अगर हम सही शब्दों में बात करें तो जहां से रेवेन्यू आएगा तो वहां पर उन्होंने ओपन कर दिया। अब उन्होंने जब वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई हुई थी तो उन्होंने कुछ रिव्यू किया, तो जितने भी हैं उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्साइज कम कलेक्ट हो रही है क्योंकि रेट ज्यादा हो गया है, अब लोग परचेज इतना नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को अब कम कर दिया या जितनी पहले थी। तो उससे क्या हो गया? सेल ज्यादा, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज्यादा। टैक्सेशन अथॉरिटीज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, सेल टैक्स के लिए, जीएसटी के लिए। और कई और यूजर्स हैं, जैसे ट्रेड एसोसिएशन हैं, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्चर्स हैं, तो वो यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इनकम स्टेटमेंट बेटा इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिससे हम ग्रॉस प्रॉफिट और या ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करते हैं, उसको ढूंढने में मदद मिलती है। और जो सेकंड पार्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहां से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की अमाउंट पता चलेगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट भी आपसे डिस्कस करूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा। तो इस वीडियो लेक्चर में होता क्या है तो आपको समझ आ जाएगा, कोई डाउट इसमें नहीं आएगा। बट विद कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, कौन कौन सी आइटम्स आती हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और उनका मीनिंग क्या है। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है जी। तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है और इसका मकसद क्या होता है? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस। अगर ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट जो होगा, डेबिट में जो होंगे एक्सपेंसेस और क्रेडिट में इनकम्स। क्रेडिट साइड में हम क्या लेते हैं? इसमें क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक और क्रेडिट में जो सेल्स आ जाएंगी, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। और डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो हम लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो डेबिट साइड में हम ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, दैट मीन्स एक्सपेंस ज्यादा है, खर्चे ज्यादा हैं, तो ग्रॉस लॉस आ जाएगा। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज की वजह से जो बिजनेस को होगा, जो इनकर होगा, सो दे कैन इनकर प्रॉफिट, दे कैन इनकर लॉस बाय वे ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो ये प्रिपेयर किया जाता है टू शो रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग आइटम, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स की वजह से हमें प्रॉफिट है या
लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। अगर सेल्स ज्यादा है, जैसे मैंने बताया था अभी, परचेजेस, अगर सेल्स क्या है, सेल्स एक्सीड करती है किससे, परचेज और एक्सपेंसेस से, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं, ठीक है, देन वी आर हैविंग ग्रॉस प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा, अगर कम है तो वी विल बी इनकरिंग ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड करता है अमाउंट ऑफ परचेजेस ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो एक्सपेंसेस। अब मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताने जा रहा हूं। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द कमोडिटी टू अ सेलिएबल स्टेट। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को बेचने योग्य उस कंडीशन में लेकर आना कि अब वो बेचने के लायक बन गया है, तो उस प्रोसेस में जितने भी खर्चे किए जाएंगे जिससे हम डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के साथ एट्रीब्यूट जोड़ सकें, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बेचने योग्य बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो जो हमने खर्चे किए हैं उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ऑल दोज एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, जोड़ा जा सकता है किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड, उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, ऑल एक्सपेंसेस विच रिलेट टू ईदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल की परचेज से रिलेटेड होंगे, या मैन्युफैक्चरिंग से ऑफ द गुड्स होंगे, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और इन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आ जाएगा, मैंने बेटा ये पेन बनाना है, इस पेन को बनाने के लिए जो मेरा रॉ मटेरियल लगेगा, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, इस पेन को बनाने के लिए जो मैंने वेजेस पे की, इस रॉ मटेरियल को मैंने अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए जो मैंने कैरेज पे की, कैरेज ऑन परचेजेस, तो ये सब खर्चे इस पेन को बनाने से रिलेटेड डायरेक्टली एट्रीब्यूट हैं। तो यहाँ उन खर्चों को, जो खर्चे हमारे फैक्ट्री में इनकर होते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो नीचे डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे, जीआर बॉटली बॉय ने क्या लिखा है। तो आगे की जो ट्रेडिंग अकाउंट को हम गुड्स अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है रिलेटिंग टू गुड्स आर रिकॉर्डेड इन इट, वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है। जैसे हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ये डेबिट साइड में आता बेटा, परचेजेस भी डेबिट साइड में आएगा, परचेजेस में से हम परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं डेबिट साइड में ही, सेल्स क्रेडिट साइड में, सेल रिटर्न क्रेडिट साइड में सेल में से माइनस होती हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, किसी गुड्स को बनाने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेजिंग एंड ब्रिंगिंग द गुड्स टू द ट्रेडिंग प्लेस। तो ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या होते हैं, वो सभी खर्चे जो इनकर किए जाते हैं ऑन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, या फिर वो एक्सपेंसेस जो परचेज पर एंड ब्रिंगिंग द गुड्स टू द ट्रेडिंग प्लेस, ट्रेडिंग प्लेस तक लाने के लिए, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। मैंने कोई गुड्स खरीदी, मेरी ट्रेडिंग की शॉप है, मेरे किराने की शॉप है, मैंने सामान खरीदा, गुड्स खरीदी, अब वो जो गुड्स हैं बेचूंगा कहां पर, अपनी शॉप पर बेचूंगा। उन गुड्स को परचेज करने का जो खर्चा होगा ट्रेडिंग के डेबिट में, उन गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर मैं अपनी दुकान तक लेकर आया, कहां तक लेकर, ब्रिंगिंग द गुड्स टू द ट्रेडिंग प्लेस, तो दुकान तक जो मैंने कैरेज पे की, ऑटो का किराया जो मैंने पे किया होगा, टांगे का जो किराया पे किया होगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वो सभी खर्चे जो किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड होंगे, उन सभी खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और ऑल सच एक्सपेंसेस आर समराइज्ड एंड रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बेटा, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की नीड और इंपॉर्टेंस क्या है? ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। मैंने अभी इनिशियल लेक्चर में क्या बताया था कि हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं अपनी जो इनकम्स, जो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को, और इसमें से माइनस करते हैं जो डेबिट में हमारे पास जो भी खर्चे थे, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आ जाएगा। तो जो परसेंटेज है करंट ईयर की ग्रॉस प्रॉफिट की ऑन द अमाउंट ऑफ सेल्स, हम इसकी परसेंटेज जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, और इस ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को हम कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर्स के साथ। अगर हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो
अगर अब डिक्रीज हो रही है, तो हम जो कंपैरिजन पर हमें पता चला कि अगर जीपी रेशो हमारी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स हमारी अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग रेशियो वो कम हो रही है। क्या कारण है? उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो हमारी जो सेल्स है वो कम हो रही है, या हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या हमारी जो परचेजेस है वो ज़्यादा हो रही है। मीन्स उसका खर्चा इन कंपैरिजन परचेजेस अब महंगी होगी। तो पहले गुड्स जो 100 के ले रहे थे, अब वही गुड्स हम 110 की खरीद रहे हैं, तो परचेज कॉस्ट ज़्यादा होगी। या जो हम पहले वेजेस पे कर रहे थे, 100 रुपीज़ पे कर रहे थे, अब 110 रुपये पे कर रहे हैं वेजेस। तो जिस वजह से हमारी जो प्रॉफिट रेशो है, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जो मार्जिन है, वो कम होता जा रहा है। तो उसे हम रेक्टिफाई करेंगे। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस जो इनकर किए जाते हैं परचेज और मैन्युफैक्चरिंग को ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में, उनको जब हम समराइज फॉर्म में लिखते हैं, परसेंटेज हम लेते हैं एक्सपेंसेस का सेल्स पर और कैलकुलेट करते हैं और उसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर की फिगर्स के साथ। और अगर हमें लगता है कि हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की रेशियो इंक्रीज होती जा रही है, तो मैनेजमेंट को जो स्टेप्स लेने होंगे कि किन एरियाज में या किन परिस्थितियों में हमारी जीपी रेशियो, हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकर हो रहे हैं, ताकि हम उनको सुधार कर सकें, अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करें, ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो। कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर। ध्यान से समझेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। क्लोजिंग स्टॉक को कंपेयर करना विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो क्लोजिंग स्टॉक हैज टू बी वैल्यूड एंड रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं और कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, और उसको हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू एक ही चीज होती है, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो ये जो स्टॉक होगा, इसे जो हमारा पास अभी आया है, इसे कंपेयर करेंगे विद द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर। और अगर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, तो उसके रीजंस हमको इंक्वायर करने होंगे। क्या कारण हो सकता है कि पिछले साल हमारा क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में था 1 लाख, इस साल हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 2,50,000 है। लेट इट बी 1 लाख एंड 2,50,000। इसका मतलब क्या आ गया? ईदर हम प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है, और हमारी सेल्स ज्यादा नहीं है। हमारी सेल्स, प्रोडक्शन ज्यादा है, सेल्स उतनी है, तो हमारा स्टॉक डंप होता जा रहा है। या फिर हमारी प्रोडक्शन उतनी ही है बट हमारी सेल्स डिक्रीज होती जा रही है, हम ज्यादा सामान नहीं बेच पा रहे हैं, तो उस वजह से हमारा जो स्टॉक है वो पाइल अप होता जा रहा है। तो उसका नुकसान क्या है कि हमारा स्टॉक जो होगा वो पुराना हो जाएगा, पाइल अप हो जाएगा, उसके ऊपर और खर्चा इनकर होगा, उसको स्टोरेज का खर्चा, और उसका पुराना होने की वजह से जो उनकी जो एक लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ, तो हमें हो सकता है कि कई बार सस्ते रेट पर बेचना पड़ जाए स्टॉक, हमारे खर्चे इंक्रीज हो जाते हैं, स्टॉक को अपने जो गोडाउन में जो हमारी स्पेस यूटिलाइज हो रही है, वेस्ट हो रही है, हम वहाँ पर स्टॉक को डंप रखा हुआ है, और स्टोरेज कॉस्ट जो हमारी गोडाउन की कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो जिसका टोटल इफेक्ट लास्ट में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ेगा। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स सेफ्टी अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस। अगर रेशियो जो ग्रॉस प्रॉफिट की है वो डिक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग ईयर, तो बिजनेसमैन को इफेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो ये मैंने पहले अभी आपसे डिस्कस किया था, तो क्या मेजर लेने पड़ेंगे? ईदर दे हैव टू इंक्रीज द सेल प्राइस ऑफ इट्स गुड्स, तो अगर पॉसिबल लॉसेज हो रहे हैं तो उनके लिए क्या आ जाएगा? या तो सेल प्राइस अपने गुड्स की उसको इंक्रीज करें, ठीक है, या फिर वो अपने जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करें, उनको कम करें। तो दोनों ही कंडीशंस में इनकी जीपी रेशियो इंप्रूव होगी, वो बेटर होगी, ठीक है। तो इस लेक्चर में बेटा अभी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट तक ही डिस्कस करता हूँ, नेक्स्ट में मैं प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट डिस्कस करूंगा, एंड आफ्टर दैट जो थर्ड लेक्चर जो आ जाएगा, जिसमें मैं आपके साथ जो इसका फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट लॉस का, वो फॉर्मेट और वो सभी आइटम्स डिस्कस करूंगा। इन द मेन टाइम आप मेरी जो प्लेलिस्ट में 12th नंबर पर जो वीडियो है उस वीडियो को आप देखिए, उसमें मैंने आउटस्टैंडिंग खर्चे, प्रीपेड खर्चे वो सब डिस्कस किए हैं। वही खर्चे आगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स के जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें यूज होंगे।
ओके जी बेटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।